हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें पढ़े थे। मैंने आपको कन्वर्जन बताया था कि कैसे आपको मास को मोल में कन्वर्ट करना है, मोल को मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल्स को एटम्स में, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था। अगर आप वो फ्लो चार्ट समझ गए तो आप हर एक न्यूमेरिकल को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास हमारी प्योर न्यूमेरिकल पे होगी। आज हम जो कल हमने फ्लो चार्ट बताया था उसी पे बेस्ड आज ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे लिखा गया है। कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। किसका? कार्बन का, ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन का। कहां पे निकालना है? इन 6.8 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के 6.8 मिलीग्राम में कितने कार्बन के एटम होंगे, कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे और कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, ये फाइंड करना है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि एटम्स निकालना है तो सबसे पहले आप पहले स्टेप में चलो। सबसे पहले मास को मोल में बदलो। मास दिया है ना 6.8 mg गिवन मास है। यहां से मोल में जाओ, मोल से मॉलिक्यूल में जाओ, फिर मॉलिक्यूल से आप एटम फाइंड कर पाओगे। ठीक है, चलो तो स्टेप वाइज हम लोग करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले सुक्रोज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11। ये क्या है? सुक्रोज का फॉर्मूला है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है? मोल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसके मोलर मास की बात कर लेते हैं। मोलर मास, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मोलर मास ऑफ C12H22O11। देखो 12 इंटू 12, एक कार्बन का मास 12 होता है, प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। तो ये सॉल्व किया तो ये आपको मिल जाएगा 342 ग्राम। ये आपको याद रखना है। अब जो जो चीजें आती जा रही है इसको आप याद रखो कि सुक्रोज का मोलर मास 342 ग्राम होता है। चलो आगे, अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या होता था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है भाई? 6.8 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, 10 to the power -3 अपॉन 6.84 लिख लो यहां पे थोड़ा सा, 6.84। ठीक है, तो यहां पे 6.84 कर दिया अपॉन 342। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये 2 टाइम्स जाएगा तो 0.02 इंटू 10 to the power -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power -5। ये क्या आ गया? मोल्स हमको मिल गए। जब हमको मोल्स मिल जाते हैं तो इसके बाद हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूल निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि आप मोल्स में Na से मल्टीप्लाई कर दो। यही पढ़े थे ना, N इंटू Na। फ्लो चार्ट एक बार फिर से देखो पीछे पलट के। तो N क्या है? 2 इंटू 10 to the power -5 इंटू Na क्या होता है? 6.023 इंटू 10 to the power 23। इसको सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा 1.2 इंटू 10 to the power -19। ये क्या मिल गया? मॉलिक्यूल्स मिल गया। तो अब हमें जब मॉलिक्यूल्स मिल जाता है तो हमें क्या करना है? एटम्स निकालने हैं। अब जो जो एटम्स निकालने हैं उसको पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आपको कार्बन एटम निकालना है तो क्या करोगे? एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूल्स। कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? C12H22O11 में देखो कितने कार्बन है? 12। तो यहां पे 12 से मल्टीप्लाई किया किसको? 1.2 इंटू 10 to the power 19 को। सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 12 जा 1.44। ठीक है, 14.4 इंटू 10 to the power 9।
14.4 इंटू 10 टू द पावर 19। ये आगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है भाई? ऑक्सीजन 11 इनटू मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको सॉल्व कर लो, देख लो क्या आता है, कैलकुलेशन करना आपका काम। फिर इसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपको हाइड्रोजन एटम निकालना है तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी लिखो, कितने हाइड्रोजन थे इसमें? 22 इनटू मॉलिक्यूल्स कितने? 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको भी सॉल्व करो, वो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था, जो भी फ्लो चार्ट बताया था, वो फ्लो चार्ट अगर आपको पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हो कि नहीं? कोई इसमें डिफिकल्टी मेरे हिसाब से तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए अगर आपने रिवाइज किया हुआ है जो मैंने फ्लो चार्ट कल बनवाया था। अगर आप बस इतना ध्यान रखो कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है और मास पता है तो मास से मोल निकालो, मोल से मॉलिक्यूल निकालो, फिर मॉलिक्यूल से आप नंबर ऑफ एटम्स की तरफ जा सकते हो। तो वो हमने निकाल लिया, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेना भाई, मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है? नोट करिए इसको। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस वाले का रिवर्स है। एक बार हम इधर से उधर गए, अब उधर से इधर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, तो यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वेट ऑफ CH4, CH4 का क्या वेट आप लोगे, विच कंटेन्स, जो कंटेन करता है 2.4 इंटू 10 टू पावर 24 एटम्स ऑफ H। अब हमें एटम दिया है और वेट पूछ रहा है, मतलब मास पूछ रहा है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? मास दिया था और आपको कहां जाना था? एटम पे जाना था। अब यहां पे एटम दिया है, कहां जाना है? मास पे जाना है। तो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। चलो तो जब एटम दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 के मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स, फ्लो चार्ट देखना पलट के, अपॉन क्या? एटॉमिसिटी। क्यों भाई एटॉमिसिटी? क्योंकि एटम निकालते थे तो क्या करते थे? मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते थे। जब हमें मॉलिक्यूल निकालना है तो एटम्स में एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे। देखो एटम्स कितना दिया है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन एटॉमिसिटी किसकी? देखो CH4 में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 4 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया? 4.6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हमको मिल गए। अब देखो एटम से मॉलिक्यूल निकाल लिया, अब मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे? मोल। तो मोल्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे? अगर मास दिया होता था तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहां पे मोल निकालना है तो क्या हो जाएगा? मोलर मास इंटू मोलर मास, सॉरी हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालना है और मॉलिक्यूल्स पता है। जब मोल से मॉलिक्यूल निकालते थे तो Na से मल्टीप्लाई करते थे। अब मॉलिक्यूल से मोल निकालना है तो क्या करेंगे? Na से डिवाइड करेंगे। तो मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6 इंटू 10 टू द पावर 23। Na में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या आ गया? 1 आ गया। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया है, 6.023 होता है तो लगभग 6 मान लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कितने मोल्स आ गए? 1 मोल। जब 1 मोल आ गया तो अब बताओ, अब हमें क्या निकालना है? मास। किसका मास? CH4 का मास ऑफ CH4। तो अब यहां पे क्या करोगे?
यहां पे हमें मोल पता है और मास पूछ रहा है। अगर हमें मास दिया होता, मोल्स निकालना होता तो लिखते गिवन मास अपन मोलर मास। अब यहां पे हमको क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मोलर मास इनटू मोल, तो ये हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास। अब मोल कितना 1, मोलर मास CH4 का देखो कितना होता है 12 तो हो गया कार्बन का, प्लस 4 हाइड्रोजन का 16, तो इसका मास कितना आ गया 16 ग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मास से एटम पे गए थे। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एटम से मास पे गए हैं। समझ पा रहे हो? चलो, फ्लो चार्ट को अगर आपने दिमाग में स्टोर कर लिया तो क्वेश्चन सब सारे हो जाएंगे, पक्की बात है। तो अगर आपको क्वेश्चन सारे लगाने हैं तो आपको उस फ्लो चार्ट को एकदम दिमाग में घोर करके पी जाना है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसको देखो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करेंगे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन एकदम सेम इसी पे था। देखो यहां कहता है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज का मास फाइंड करना है टू कंटेन 7.2 × 10⁻26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटम दिया गया है, तो जब आपको ऑक्सीजन का एटम दिया हुआ है सबसे पहले क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल निकालोगे क्या, तो आपको यहां पे क्या है एटम 7.2 × 10⁻26 अपॉन ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है। अब ग्लूकोज में देखो क्या होता है C6H12O6, ऑक्सीजन कितना 6, तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻26। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालोगे, मोल्स। मोल्स क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, तो मॉलिक्यूल्स हो गया 1.2 × 10⁻26 अपॉन Na, 6 × 10⁻23, तो ये क्या आ गया 2 × 10⁻3 हुआ 2, मतलब 200 मोल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है, मास। जब मास निकालना है तो क्या करना है कि गिवन मास, मोल्स इनटू इसकी मोलर मास। तो मोलर मास इसका कितना होता है, C6H12O6 का मोलर मास आपको याद रखना पड़ेगा, तो कितना होता है 180, तो 180। इसको सॉल्व किया तो ये जो चीज आई ये आएगा 36,000, ये ग्राम में आ गया, तो इसको आप बदलोगे तो 36 kg। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो कितना शॉर्टकट तरीके से हमने किया, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि इसका आपने मॉलिक्यूल्स निकाला, मॉलिक्यूल्स के बाद मोल्स निकाला, मोल्स के बाद सीधे मास निकाल लिया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अब यहां देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं इन अ कंटेनर। उस कंटेनर में से विच कंटेन, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, 110 ग्राम ऑफ CO2, 96 ग्राम ऑफ O3, 90 ग्राम ऑफ H2O, 160 ग्राम ऑफ SO3 एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। हर में ऑक्सीजन होगा। अब आपको क्या करना है, टोटल ऑक्सीजन एटम्स हमें फाइंड करने हैं। तो अब हमें यहां पे क्या करना होगा, इसको हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और उसके थ्रू सॉल्व निकालेंगे। देखो चार्ट में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्सटेंस, क्या क्या है भाई, सबसे पहले क्या क्या सब्सटेंस है ये इसकी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सबका मास लिखते हैं, मास मतलब मोलर मास। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद हमें एटम्स निकालने ना, तो मास के बाद क्या चलेंगे, मोल्स पे चलेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, तो फिर इसके बाद क्या चलेंगे, मॉलिक्यूल्स पे। जब मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पे चलेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है,
तो अब ये चार्ट बना लिया। अब यहां पे देखो सब्सटेंस क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? CO2 दिया गया है भाई, पहला CO2 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है? O3 दिया है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? H2O दिया हुआ है। फिर उसके बाद SO3 दिया है और इन द लास्ट दिया हुआ है सुक्रोज मीन C12H22O11। ये हमारे पास ये सारे सब्सटेंस दिए गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबका पहले मास निकालेंगे। CO2 का मास 12, 32, 44, ठीक। O3 48, H2O 18, SO3 32 प्लस 30 48 प्लस 32, ये आपको कितना मिल जाएगा? एक मिनट, सॉरी, यहां पे आपको मास तो दिया हुआ है ना, सॉरी ये गलती हो गई। मास देखो क्या क्या दिया हुआ है, 110 ग्राम ऑफ CO2 110 ग्राम दिया हुआ है। O3 आपको दिया गया है 96, H2O आपको दिया गया है 90, SO3 दिया गया है 160 और सुक्रोज कितना दिया गया है? 342 ग्राम। अब हमें मोल्स निकालना होता है तो क्या पढ़ते हैं? N इज इक्वल टू W/M। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा, इसका मोल्स, इसका गिवन मास तो 110 दिया है और मोलर मास कितना होता है? 44। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? 5/2। इसके कितने आ गए? 5/2 मोल्स आ गए। अब अगला चलो, O3 इसका मास दिया है 96 और इसका मोलर मास कितना होता है? 48, तो ये कितना हो जाएगा? 2। चलो अगला, 90 गिवन मास दिया है और इसका मोलर मास होता है 18, तो ये क्या हो गया? 5 मोल्स हो गया। SO3 का गिवन मास दिया है 160 और मोलर मास हो गया 32 प्लस 48, दैट मीन्स 80। कितना हो गया? 2 मोल्स आ गए। अब सुक्रोज का आपको मोलर मास पता होना चाहिए, कितना होता है? 342 ही होता है। आप निकाल लो, ये याद रखना चाहिए अब आपको। तो ये कितने आएगा? 1 मोल्स आएगा। देखो हमने मोल्स निकाल लिए, अब उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल इंटू Na। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5/2Na, 2Na, 5Na, 2Na एंड Na। ठीक है, ये तो हमको मिल गया। अब देखो क्या है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो एटम्स निकालने के लिए एटॉमिसिटी इनटू मॉलिक्यूल्स। जितने मॉलिक्यूल्स अभी आप निकाले उसमें उसकी एटॉमिसिटी से ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी, क्योंकि हमें किसके एटम्स निकालने हैं? ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए पहला मॉलिक्यूल्स कितना? 5/2Na मल्टीप्लाइड बाई, पहले वाले में देखो ऑक्सीजन कितना? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5Na। ठीक, अब आगे चलो दूसरे में, ये इसकी मॉलिक्यूल्स कितना? 2Na और इसकी एटॉमिसिटी 3, तो ये हो गया 6Na। चलो आगे, यहां पे इसकी मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5Na, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बेटा? H2O में 1, तो ये हो गया 5Na। अब आगे चलो, यहां पे इसका मॉलिक्यूल्स 2Na, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3, तो ये हो गया 6Na। और ये देखो इसके मॉलिक्यूल्स कितने? Na मल्टीप्लाई किससे करना है? इसकी एटॉमिसिटी से, कितने हैं? 11, तो ये आ गया 11Na। अब आपसे क्या पूछा था? टोटल एटम्स ऑफ कार्बन। तो टोटल कितने एटम्स हैं? याद जोड़ो, 11 प्लस 6 17 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 5 33Na। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। मीन्स इस जो हमने कंटेनर लिया था जिसमें इतने सारे सब्सटेंस थे, पूरे कंटेनर में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 33Na।
Na का मतलब समझ रहे हैं ना, 33 में 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन एटम। समझ में आया? चलो नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, कहता है व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन, इथेन का कितना मास आप लोगे विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें क्या है हाइड्रोजन एटम उतना ही है एज इन 80 ग्राम ऑफ CH4, जितना हाइड्रोजन एटम 80 ग्राम CH4 में है उतना ही हाइड्रोजन किस में है, इथेन में है, मास बराबर है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन CH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, इथेन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन C2H6 CnH2n+2 फॉर्मूला होता था ना, याद कीजिए उसको। चलो ये दिया हुआ है। अब देखो हमें इधर वाले का तो पता है, उधर वाला निकालना है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां मास दिया हुआ है ना, 80 ग्राम मास दिया हुआ है, उसका मोलर मास CH4 का देखो 12016, ये हो गया मोल्स, मोल्स में मल्टीप्लाई किया किससे, Na से, तो ये क्या हो गया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में किससे मल्टीप्लाई किया, एटॉमिसिटी से, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 4, तो अब ये क्या मिल गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां पे, इन CH4 में। अब चलो आगे इस साइड में आ जाओ भाई, इस साइड में क्या है, इथेन का मास हमें पूछ रहा है, तो वो हमें नहीं पता है, वो हमने मान लिया W, और इथेन का मोलर मास निकालो, 12 2 24 + 6 30, ये हो गया क्या मोल्स, इनटू Na से मल्टीप्लाई किया क्या मिल गया, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में किससे मल्टीप्लाई किया, एटॉमिसिटी से, कितनी है 6, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो क्या करना है, Na से Na कैंसिल हो गया, और क्या हो गया 16 5 जा 80 हो गया, और सबको इधर ले आओ, तो ये हो गया W इज इक्वल टू 20 इंटू 30/6, 6 5 जा 30, इसका मतलब ये क्या आ गया 100 ग्राम। ये क्या है, इथेन का मास है। क्या पूछा था, व्हाट मास ऑफ इथेन, तो मास ऑफ इथेन क्या आ गया 100 ग्राम, यही हमसे पूछ रहा था। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, क्यों, क्योंकि अगर आपने बस ये समझ लिया कि ये क्या दिया है, तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ये इसी में देखो सारा चीज है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन CH4 इक्वल दिया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इथेन, बाकी एटम्स निकालना आपको सिखाई दिया हूं, तो कुछ तो है नहीं, कर सकते हो। नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2, आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ली है 22 ग्राम CO2 में से आपने 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव, आपने हटा दिया। 22 ग्राम CO2 में से आपने 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हटा दिए। तो कहता है कैलकुलेट मास एंड मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2। अब जितना CO2 बचा उसका मास बताइए और उसका मोल्स बताइए। तो चलो बताते हैं भाई, पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा। चलो अब यहां देखो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा कि नंबर ऑफ मास दिया हुआ ना CO2 का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालते हैं। तो मोल निकालने का तरीका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई 22 ग्राम अपॉन CO2 का मोलर मास 44, तो ये क्या आ गया हाफ मोल आया।
क्या आया, हाफ मोल। जब हमें मोल्स निकल गए तो हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि मॉलिक्यूल से मोल से मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आपको मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग बताना है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, टोटल कितने हैं। तो क्या करोगे, 1/2 में Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया। तो यहां करके देख लो, 1/2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया CO2 के टोटल मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ रिमेनिंग CO2। अब कितना मॉलिक्यूल जो है CO2 का बचा है। रिमेनिंग CO2 के कितने मॉलिक्यूल बचे हैं, टोटल कितने हैं भाई, 3 इंटू 10 टू पावर 23। रिमूव कितने किए गए हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 22। तो क्या मिल गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब यहां 30 में से 3 हटाया, 27 इंटू 10 टू द पावर 22। इतने मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बचे हैं। जब हमें रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिल गया तो क्या मोल्स नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करते हो, गिवन मास अपॉन, अरे मॉलिक्यूल से मोल्स निकालना है, तो मॉलिक्यूल से मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 27 इंटू 10 टू द पावर 2.7 कर दिया, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे, Na से डिवाइड कर दोगे, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दिया। तो ये देख लिया कितना आया, ये आ गया 2/6, 3 9/20। सॉल्व किया, ये जो आप सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। मोल्स कितने आ गए, 9/20। अब आपको क्या पूछा था, मास भी पूछा था। मास बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स में उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मोल कितना, 9/20। मोलर मास CO2 का कितना, 44। तो सॉल्व किया, जो आया वो हमारा क्या हो गया, मास। तो ये हो गया 19.8 ग्राम। यही हमें दोनों चीज पूछा था, यही हमसे दोनों चीज इसने पूछा था। समझ गए, नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, AAM, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये देखो, ये कहां पे आता है, जब हमारे पास आइसोटोप्स आएंगे वहां पे एवरेज एटॉमिक मास की हम लोग बात करेंगे। तो पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज of atomic mass of elements weighted average of atomic mass of elements naturally occurring isotope, naturally occurring isotope is known as average atomic mass, is known as average atomic mass। अब देखो, वेटेड एवरेज का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कई सारे आइसोटोप्स हैं, जैसे बोरान के 2 आइसोटोप्स हैं, एक आपका B10 एक B11। अब कहीं पे आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक का वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, AAM एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा लेना पड़ेगा, समेशन किसका, परसेंट ऑफ आइसोटोप, परसेंट ऑफ आइसोटोप इनटू उनके एटॉमिक मासेस का, एटॉमिक मास अपॉन, अपॉन में भी क्या आएगा, समेशन किसका, परसेंट ऑफ आइसोटोप्स का,
परसेंट ऑफ आइसोटोप्स का। ठीक, अब देखो इसको अगर आप शॉर्टकट तरीके से लिखना चाहते हो तो हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से लिख लेते हैं कि AAM इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सिग्मा किसका, AI परसेंट ऑफ II, सॉरी परसेंट ऑफ II मतलब आइसोटोप्स इनटू उनके एटॉमिक मास, AI मतलब उनके एटॉमिक मास अपॉन समेशन ऑफ परसेंट ऑफ I। मीन्स नीचे तो आइसोटोप्स के परसेंटेज का सम होगा, ऊपर क्या होगा, आइसोटोप का परसेंटेज इनटू उनके एटॉमिक मास। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। तो अभी एक क्वेश्चन कराते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको आप एक बड़े से डब्बे में बंद कर दो क्योंकि आपको इसको याद रखना है। ठीक है, नोट करो इसको। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है कि बोरान के कंटेन्स 2 आइसोटोप्स। बोरान के पास क्या है, 2 आइसोटोप्स हैं, एक B10 है एक B11। 10 का मतलब उसका मास 10 है और B11 का मतलब उसका मास 11 है। इफ द रेस्पेक्टिव परसेंटेज आर, अगर उनके रेस्पेक्टिव परसेंटेज जो हैं 20 और 80% है तो कहता है देन फाइंड AAM एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरान। तो चलो फाइंड करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो अभी हमने क्या बताया था, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि परसेंटेज 20% कौन सा आइसोटोप है, B10, उसका मास 10, फिर सम प्लस अगला कितना परसेंट है 80, उसका मास कितना 11 अपॉन टोटल आइसोटोप्स कितना, इसका 20 प्लस इसका 80%। नीचे हमेशा क्या आएगा, 100 टोटल परसेंटेज आएगा। तो अब देखो ये हो गया 200 प्लस 880 अपॉन 100, तो ये हो गया 08080 बाई 100, दैट मीन्स 10.80। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा 10.80, ये एवरेज एटॉमिक मास होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे बोलता है क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक 17Cl35, एक आपका Cl35 है और दूसरा क्या है Cl37 है। 2 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर दोनों का 17 ही है। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट कीजिए कि हाँ, और इसका परसेंटेज दिया गया है, क्या दिया गया है कि किसी में भी ये 25% होता है और ये 25% होता है। तो अगर आपको पूछे कि भैया एवरेज एटॉमिक मास आप फाइंड करो, AAM ऑफ क्लोरीन, AAM ऑफ क्लोरीन फाइंड करो, तो देखो क्या करोगे, वही तरीका। AM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परसेंटेज लो 75%, कौन सा है जिसका मास 35 है, फिर प्लस अगला परसेंटेज 25% कौन सा वाला है जिसका मास 37 है, और टोटल में क्या 100%। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या आएगा 35.5, जो कि आप जनरली यूज करते होगे। आपको क्लोरीन का मास पता होगा ना कि क्लोरीन का मास 35.5 होता है, लेकिन ये आता क्या है, ये कहां से आया है, ये दोनों आइसोटोप्स का एवरेज लिया गया है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब परसेंटेज इनटू उनके मासेस। तो इनके 2 आइसोटोप होने की वजह से जो मास लिया जाता है वो उनका एवरेज लिया जाता है। तभी हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहां पे क्लोरीन का मास कितना पढ़ते हैं 35.5। मैंने आपको बताया भी था कि
जो आपको शुरू से 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स मैंने बताए थे, उसमें ये एकलौता एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, डेसिमल में आता है। पता है, बताया था ना। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो बेटा कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज ऑलवेज लाई बिटवीन द टू आइसोटोप्स, बिटवीन द टू आइसोटोप्स। हमेशा जो उनके आइसोटोप्स होते हैं उन्हीं के बीच में लाई करेगा हमेशा, कभी भी उनसे आगे पीछे नहीं जाएगा। समझ गए? चलो जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक हमारे पास एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? एक ए एलिमेंट है, ठीक है। इसके 3 आइसोटोप्स हैं। इसके कितने आइसोटोप्स हैं? 3। एक तो A10 है, एक आपका A12 है और एक आपका A15 है। 3 आइसोटोप्स हैं, इनके रेस्पेक्टिव परसेंटेज दिए गए हैं। ये कितना है? 30%। ये कितना है? 20%। ये कितना है? 50%। तो अगर आपसे पूछता है कि कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए, अगर आपसे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए पूछता है तो सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो आप चेक करो क्या कोई भी ऑप्शन 15 से ज्यादा या 10 से कम है क्या, तो वो पहले कैंसिल कर दो। क्यों? हमें ये पता है कि एवरेज एटॉमिक मास जब भी आएगा इनके बीच में ही आएगा, 10 और 15 के बीच में ही आएगा। ना 10 से छोटा आ सकता है ना 15 से ज्यादा आ सकता है। ये हमारे क्लियर हो गया। अगर मान लो 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो 10 से छोटे और 15 से ज्यादा हैं तो इसका मतलब वो 3 तो कैंसिल हो गया, चौथा आंसर मार के अब चलोगे आगे, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है? ये ऐसे अप्रोच आपको सोचना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन बिना सॉल्व किए कर सकते हो उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों करना कैलकुलेशन करके, कि आप एवरेज एटॉमिक मास निकालो फिर आप आंसर टिक करो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि एवरेज एटॉमिक मास हमेशा जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उन्हीं के बीच में ही आएगा, कभी भी उनसे बाहर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास यहां आने वाला है वो 10 और 15 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। मान लो कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो दिए गए बाहर के, 2 ऑप्शन अंदर दिए गए। अब कौन सा होगा वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका वही, पहला का परसेंटेज 30 कितना 10 मास प्लस दूसरे का परसेंटेज 20 मास कितना 12 प्लस तीसरे का परसेंटेज 50 मास कितना 15 अपॉन टोटल परसेंटेज 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 12.9। ये आपको आंसर मिला नहीं कि आपने टिक किया और आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब इसको भी इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो। इंपॉर्टेंट नोट इसको बना लेना, स्टार लगा लेना, इस पे खूब ढेर सारे स्टार लगा लेना। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो लोवेस्ट एटॉमिक मास, ये लोवेस्ट एटॉमिक मास और हाईएस्ट एटॉमिक मास, हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में ही कौन आएगा? एवरेज एटॉमिक मास। ये हमेशा याद रखना है आपको।
ये याद है तो आपको एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? अब यहां देखो सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास क्या था? 10 था। सबसे हाईएस्ट एटॉमिक मास कितना था? 15 था। इसका मतलब एवरेज एटॉमिक मास 10 और 15 के बीच में ही आएगा, उससे बाहर नहीं आ सकता। तो अभी आपने निकाला क्या आया? 12.9, जो कि 10 और 15 के बीच में है। तो ये आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलो तो इतना नोट डाउन कर लो। फिर अब हम लोग इसके आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे कल की क्लास में, और फिर आगे चलेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर कल की क्लास में मिलते हैं तो इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ आगे के थ्योरीज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।